हेलो एंड वेलकम इन दिस सेशन। ये मध्यकालीन इतिहास का चौथा वीडियो होने वाला है और इसमें आज हम मध्यकालीन इतिहास को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जरदोजी कढ़ाई डैश के तहत लोकप्रिय हुआ था। तो जरदोजी कढ़ाई जो है ये अकबर के टाइम में पॉपुलर हुआ था। आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि जरदोजी कढ़ाई जो है ये अभी भारत के किस किस इलाके में फेमस है। तो ये हो जाएगा यूपी, एमपी और चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई में ये फेमस है। ये जो कढ़ाई का प्रथा है इसके बारे में ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। जरदोजी कढ़ाई ये ऋग्वेदिक टाइम से चला आ रहा, ये अकबर के टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया गया है। तो ये हो जाएगा तानसेन को। तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक था और तानसेन का जो असली नाम आपसे पूछा जाएगा तो उनका असली नाम था रामतानु पांडे इनका असली नाम है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये मियाँ की मल्हार जो है ये किस वेदर से रिलेटेड है। तो ये मानसून वेदर से है। ऐसा कहा जाता था कि जब मियाँ का मल्हार तानसेन गाते थे तब बारिश स्टार्ट हो जाता था, तो ये मानसून से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर ने तानसेन की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कुतुब बख्श को। आखिरी जो बादशाह था, आखिरी मुगल सम्राट, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि लास्ट मुगल एम्पायर कौन था। तो बहादुर शाह जाफर था। उन्होंने तानसेन का टाइटल दिया था मीर कुतुब बख्श को। अकबर के दरबार के नौरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे। तो बीरबल का ही असली नाम है महेश दास। बीरबल जो है अकबर का सलाहकार हुआ करता था। बीरबल। निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है। तो ये हो जाएगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर। तानसेन सम्मान ऐसे ही पूछा जाएगा। तानसेन सम्मान जो है हर साल दिया जाता है। तो तानसेन सम्मान किस स्टेट का है। तो ये हो जाएगा एमपी का। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी कनाडा के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे। तो अकबर के दरबार के जो दरबारी कवि थे, जो सबसे मुख्य दरबारी कवि, वो मियाँ तानसेन थे। तानसेन का असली नाम आप दोबारा से याद रखिए, रामतानु पांडे। बीरबल का महेश दास। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में थे। तो ये नौरत्नों में से एक अकबर के थे। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कत्थक मूल रूप से निम्न के दरबारों में दो घरानों में विकसित हुआ था। तो कत्थक जो है ये एक लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। ये मुगल के टाइम में दो घरानों में बढ़ गया था। एक होगा जयपुर और दूसरा लखनऊ। जयपुर हो गया राजस्थान में और लखनऊ यूपी में। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो मियाँ तानसेन को, ऑप्शन बी। यहाँ से लिटरेचर ड्यूरिंग मुगल पीरियड। बादशाहनामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा की गई थी। बादशाहनामा की रचना। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईन अकबरी में डैश के संबंध में जानकारी नहीं है। तो अकबरनामा जो है, अकबरनामा का तीन हिस्सा हो, उसका जो लास्ट हिस्सा है उसी को आईन अकबरी कहा जाता है। उसमें अकबर के शासनकाल में राजस्व कैसा था, प्रशासन व्यवस्था कैसा था और सेना का व्यवस्था कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन है। जो मेंशन नहीं किया गया है वो पूर्वज के बारे में मेंशन नहीं किया है। तो इसमें यही पूछा गया है कि कौन सा टॉपिक इसमें डिस्कस नहीं किया है आईन अकबरी में। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन थे। तो पद्मावत के लेखक हो जाए मलिक मोहम्मद जायसी। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है।
मुग़ल दरबार के इतिहास डैश डैश में लिखे गए हैं। तो मुग़ल दरबार का जो ये है, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी हुआ है वो फ़ारसी लैंग्वेज में लिखा गया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि मुग़ल काल में दरबारी भाषा क्या थी, तो ये दरबारी भाषा हो जाएगा फ़ारसी। जैसा कि अबुल अबुल फजल ये अलमाली अल्लामी द्वारा लिखित आइन अकबरी में वर्णित गज लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी तसुज। एक्चुअली जो हम लोग मान लो कि एक 10 मीटर का एक लंबा सा टेप है, ये 10 हिस्सों में बटा होगा, हर एक हिस्सा को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर बोलते हैं। उसी तरह जो लंबाई को मापने का उस समय यूनिट चलता था वो गज कहलाता था, और हर एक हिस्सा जो होता था उसको तसुज कहते थे। ऑप्शन बी। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगिन सही है? विक्रमादेव चरित्र जो है ये बिल्हन का लिखा हुआ है, ये बिल्हन का। और राजतरंगिणी जो है ये कल्हन का लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रबरदाई लिखा है, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। गीत गोविंद जो है जयदेव द्वारा लिखा गया है। तो ये हो जाएगा विक्रमदेव चरित्र जो है ये बिल्हन का है, राजतरंगिणी कल्हन का है, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई ने लिखा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में डैश में प्रकाशित किया गया था। तो ये कलकत्ता, जो अभी कोलकाता है, कलकत्ता में पब्लिश हुआ था। एक्चुअली जब किसी भी बुक को ना जब फर्स्ट टाइम हाथ से लिखा जाता है तो उसको मनुस्क्रिप्ट बोलते हैं। और जब इसका पहला संस्मरण जो होता है पब्लिक को बेचने के लिए, ये 1810 में ये प्रिंट हुआ था कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? तो ये अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर के नौरत्नों में से एक है, अब्दुल रहीम खान खाना। मुग़ल काल में किया गया महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रज़मनामा के नाम से जाना जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि महाभारत का जो ये फ़ारसी ट्रांसलेशन है रज़मनामा, इसको किसने लिखा है? तो फैजी ने लिखा है। आइन अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो आइन अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। आइन अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ये नवरत्नों में से एक है अबुल फजल। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया है? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया है। औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता था, आलमगीर। तो ये औरंगजेब के टाइम में ही लिखा गया है। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि इसको लिखा किसने है, तो ये लिखा है शेख निज़ाम, शेख निज़ाम, शेख निज़ाम ने लिखा है फतवाए आलमगीरी। ये औरंगजेब के शासनकाल में शेख निज़ाम ने लिखा है। उपनिषद का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो दारा सिखो शाहजहाँ का पुत्र था, और शाहजहाँ का सबसे बड़ा जो बेटा था वो दारा सिखो था। दारा सिखो ने ही फारसी में अनुवाद किया है उपनिषद का। आपसे ये पूछा जाएगा ये किस नाम से, जब ये फारसी में ट्रांसलेट हुआ तो इसको किस नाम से जाना जाता था? सर ए अकबर। उपनिषद का फारसी भाषा का जो अनुवाद किया गया उसके बाद इसको कौन सा टाइटल दिया गया? सर ए अकबर। और इसको किया था दारा सिखो ने। मुग़ल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? बाबर की आत्मकथा होगी तुजुक बाबरी, और ये जो लिखा गया था तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तुजुक बाबरी जो है बाबर के द्वारा लिखा गया ऑटोबायोग्राफी है, ये तुर्की में लिखा गया था, तुर्की लैंग्वेज में।
रूलर्स ऑफ लेटर मुगल पीरियड। वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नादिर शाह। उससे बोलेगा मुगल बादशाह कौन सा, तो नादिर शाह जो अटैक किया था, नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था करनाल की लड़ाई। आपसे ये पूछा जाएगा इस लड़ाई को क्या बोलते हैं, करनाल की लड़ाई, करनाल की लड़ाई। नादिर शाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर अटैक किया था 1739 में। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो ये हो जाएगा 1765 में, 1765 में। एक्चुअली इस फरमान के बाद, 1765 के फरमान के बाद अब ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज़ थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना टैक्स दिए ही व्यापार कर सकते थे। इससे जो इंडियन ट्रेडर थे, इंडियन व्यापारी थे, उनको तो टैक्स देना पड़ता था, पर जो ब्रिटिशर्स थे वो बिना टैक्स के ये कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, तो वो जनरली अपना सामान को सस्ते में बेच देते थे। तो इसके वजह से भारतीय व्यापारियों का नुकसान होने लगा। अंतिम अंतिम मुगल सम्राट जाफर को वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1858 में। आखिरी बादशाह बहादुर शाह जाफर टू था, इसको रंगून भेज दिया गया था 1858 में, वहाँ जेल में डाल दिया गया था। पूछा जाएगा वहाँ पर उनकी मृत्यु कब हुई, तो 1862 में हुई थी। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस मुगल एम्पायर का जो ये है टॉम है, कब्र है, वो इंडिया से बाहर है? तो बहादुर शाह जाफर हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर का जो कब्र है वो लाहौर, पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जाफर टू, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ऑप्शन डी। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। मुगल सम्राट जो था ये मोहम्मद शाह था, और नादिर शाह बाहर से आकर अटैक किया था 1739 में। आपसे इस युद्ध का नाम भी पूछा जाए, करनाल की लड़ाई कब हुई थी? तो 1739 में हुई थी। बहादुर शाह प्रथम किस वंश का शासक था? तो बहादुर शाह प्रथम जो है ये मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का, नंद वंश जो है प्राचीन भारत से है, मौर्य वंश प्राचीन भारत से है, हर्यक वंश प्राचीन भारत से है। जो बहादुर शाह है ये मध्यकालीन एक राजा है जो मुगल वंश का था। बहादुर शाह का जन्म वर्ष डैश में हुआ था? तो बहादुर शाह जो है ये औरंगजेब का दूसरा पुत्र है। औरंगजेब का दूसरा पुत्र है, और औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी 1707 में हुआ था। तो इस 1743 होने का कोई सवाल होता नहीं है। 1800 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मुगल एम्पायर अपना ख़त्म होने के कगार पर चला था, और ये अकबर का टाइम है। तो ऑप्शन जो है 1643 हो जाएगा। आप याद नहीं कर सकते इसको, आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा के सीक्वेंस में ही इस तरह चेक करके करना होगा। तो ये हो जाएगा 1643 में, ऑप्शन बी। सिख धर्म निम्नलिखित में से किस शहर में विरासत-ए खालसा नामक संग्रहालय है? विरासत-ए खालसा नामक जो ये है संग्रहालय है, लाइब्रेरी है, ये आनंदपुर साहब में है। ये गोल्डन टेम्पल के बाद सिख धर्म का बहुत दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है आनंदपुर साहब। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिख स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था? तो ये पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, ये पांचवें गुरु हैं, 5th गुरु। गुरु नानक जो हैं ये पहले गुरु हैं, और यही सिख धर्म के फाउंडर हैं। गुरु रामदास जो हैं, गुरु रामदास चौथे हैं, 4th। गुरु तेग बहादुर जो हैं ये 9वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव ने ही स्वर्ण मंदिर का फाउंडेशन डाला है। निम्नलिखित सिख आध्यात्मिक गुरुओं में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो
खुसरो को सहायता प्रदान की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को सहायता प्रदान की थी। इसी वजह से जहांगीर को ऐसा लग रहा था कि जो सिख गुरु हैं वो खुसरो को मुग़ल एम्पायर के खिलाफ भड़का रहे हैं, इसलिए अर्जुन देव का जो ये है जो प्रॉब्लम शुरू हो गया जहांगीर के साथ। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो ये बंदा बहादुर आखिरी गुरु जो थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने मुग़लों से संघर्ष किया था। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। गुरु अर्जुन देव जो हुए ये हो गए 5 नंबर के गुरु हो गए। गुरु रामदास जो हैं ये 4th हैं। गुरु अंगद जो है ये दूसरे गुरु हैं। आपसे पूछा जाएगा गुरुमुखी जो भाषा है, गुरुमुखी भाषा है, ये किसने ये क्या लिखा है? तो ये गुरु अंगद ने लिखा है, दूसरे गुरु। निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो ये 1675 में। डेट है आपको याद रखना होगा, 1675 में, ऑप्शन बी। श्री अकाल तख्त साहब डैश परिसर के भीतर स्थित है? तो ये जो है स्वर्ण मंदिर के भीतर है, स्वर्ण मंदिर के भीतर है अकाल तख्त। श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये हो जाएगा मुग़लों के खिलाफ। मुग़लों के खिलाफ बंदा बहादुर ने विद्रोह किया था 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो ये दूसरे गुरु गुरु अंगद द्वारा किया गया था। गुरु तेग बहादुर जो थे ये 9वें गुरु थे। हेमकुंड साहब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में स्थित है हेमकुंड साहब गुरुद्वारा, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो खालसा पंथ की नींव जो है गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस वर्ष रखे थे इन्होंने? 1699 में, 1699 में। 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव कहाँ पैदा हुए थे? तो गुरु नानक देव जो है ये तलवंडी है कहाँ? अभी पाकिस्तान में, तलवंडी में पैदा हुए थे। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने फारसी कहाँ सीखी थी? तो ये हो जाएगा आनंदपुर साहब, ऑप्शन डी, आनंदपुर साहब में। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हर मंदिर साहब का निर्माण कराया था? गोल्डन टेम्पल का जो निर्माण है गुरु अर्जुन देव ने करवाया है, और ये अभी जो है गोल्डन टेम्पल के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, पर इसका दूसरा नाम जो है हर मंदिर साहब है। ये अमृतसर में है। यहाँ से मिसलेनियस से स्टार्ट होता है। दक्कन में मराठों द्वारा वसूली जाने वाली भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था? एक्चुअली जहाँ पर मराठा राज करते थे, जिस पर्टिकुलर एरिया में राज करते थे, तो वहाँ के जो किसान से जो टैक्स लेते थे वो 25% लेते थे, 25% टैक्स लेते थे, तो उसको चौथ कहा जाता था। पर जब मराठा अपने क्षेत्र से बाहर निकल के दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे तो वहाँ पर वो एक तरह का टैक्स वसूलते थे, तो उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। ये टैक्स 40% से 50% तक हो सकता था, 40% से 50% तक। तो जब मराठा अपने एरिया में जब टैक्स कलेक्ट करते थे तो उसको चौथ कहा जाता था, और जब अपने एरिया से बाहर निकल के जब टैक्स कलेक्ट करते थे घुसपैठ करके तो उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। सूर्यवंशी जगपति राजवंश का संस्थापक कौन था जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के
कुछ हिस्सों पर शासन किया था, तो ये हो जाएगा कपिलेंद्र देव। कपिलेंद्र देव, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही वितरण है? तो नौबत खाना वो जगह होता था, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हो गया फोर्ट, किला हो गया, दरबार हो गया। तो किला के बाहर एक छोटा सा जगह होता था जहाँ पर राजा का आने जाने के बारे में सूचना दिया जाता था, महाराज धीराज पर पधार रहे हैं ऐसा करके। तो इसी जगह को कहा जाता था नौबत खाना। नौबत खाना, तो ये नगाड़ा घर कहलाता था, नगाड़ा घर, जहाँ पर राजा का स्वागत करने के लिए या बड़े बड़े मंत्री खड़ा होते थे जब भी राजा अपने दरबार से निकलता था या फिर इन करता था तब, तो इसको नगाड़ा घर कहते थे, नौबत खाना। हरियाणा के निम्न में से किस शहर में शेख चिल्ली का मकबरा है? शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये कुरुक्षेत्र में है, ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में से किसे औरंगाबाद शहर का स्थापक माना जाता है? तो ये हो जाएगा मलिक अंबर, आसान सा क्वेश्चन है। ये जो औरंगाबाद है ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, एक औरंगाबाद बिहार में है। फारसी इतिहासकार ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? ईश्वर की छाया के रूप में। बलबन जो था अपने आप को कहता था शैडो ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। तो मुस्लिम जितने भी इतिहासकार होते थे, जो भी एक्चुअली चापलूस ही होते होंगे, राजा के सम्मान में वो बड़े बड़े बात कह देते थे, तो वो ईश्वर की छाया कहते थे उनको, जो भोग विलास में लिप्त थे लगभग सारे के सारे। मुगलों को अपने तैमूर राजवंश का गर्व था, वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? सैनिकों को दिन समर्पित करके, गलत बात। देश में छुट्टी के रूप में एक विशेष दिन का घोषणा ना, ऐसा भी कुछ नहीं। प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके, ये अपने पिक्चर के साथ साथ तैमूर का भी पिक्चर बनवाते थे और ये दिखलाते थे कि ये तैमूर के वंशज है। अगर आपसे ये पूछा जाए ये किधर से तैमूर के है, तो ये जो पिता पक्ष है, पिता पक्ष से तैमूर लंग के ख़ानदान को बिलोंग करते थे, और माता की तरफ से ये लोग चंगेज़ खान के ख़ानदान को बिलोंग करते थे। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित है? तो रानी दुर्गावती जो है ये गौंड जनजाति से संबंधित है। रानी दुर्गावती का जो विवाद था ये अकबर के साथ हुआ था, अकबर। तेरहवीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभाव था? तो खोखर जनजाति हो जाएगा। 13वीं 14वीं शताब्दी में जब सिख धर्म बना भी नहीं था, जब सिख धर्म अपना शुरुआती दौर में था, तो उस समय खोखर जनजाति का वहाँ पर वर्चस्व था। मार्को पोलो 1292 से 94 के मध्य डैश से भारत आया था, तो ये वेनिस से था। कई बार आपको वेनिस ना देखे इटली दिया हुआ रहेगा, तो आप इटली में भी टिक लगा सकते हो। वेनिस या इटली में से जो भी टिक ये रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आप टिक लगाओगे। यहाँ पर इटली है नहीं, वेनिस लगाइए। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी? तो ये तोमर राजाओं की, ये प्राचीन भारत में आ चुका है। तोमर राजाओं ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। उसमें से पूछा जाएगा नाम क्या है, तो अनंत पाल टू। एक्चुअली अंगपाल होगा, अंगपाल, जिसने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। आपसे अगर ये पूछा जाए कि आगरा शहर की स्थापना किसने की है, तो ये सिकंदर लोदी। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किसने की है, तो अकबर ने की है। जनपद गीते जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल हैं डैश राज्य में स्थित है? तो ये हो जाए कर्नाटक में। लिंगायत समुदाय जो है ये कर्नाटक में रहते हैं, और ये जो कर्नाटक के लिंगायत समुदाय हैं ये बसवन्ना के फॉलो करने वाले हैं। और बसवन्ना जो है एक समाज सुधारक थे, और ये लिंगायत आंदोलन के सबसे बड़े नेता भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान का सही मेल नहीं है? तो ये देखिए शेख मोइनुद्दीन
चिश्ती दरगाह जो है अजमेर में है, ये सही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। हाजी अली का दरगाह जो है मुंबई में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह ये आगरा ना होके अजमेर होगा। अजमेर राजस्थान में है और आगरा जो है यूपी में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर कि ये मैच नहीं कर रहा है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित में से कहाँ से आया था? तो ये हो जाएगा वेनिस, इटली, ऑप्शन ए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को तुरान के रूप में दर्शाया जाता है? तो मध्यकाल में मध्य एशिया को ही तुरान कहा जाता है। तुरान। डीसी सरकार ने किस वर्ष भारतीय पुरालेख और भारतीय पुरालेखीय शब्दावली प्रकाशित की थी? तो यह है 1965-66। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज ही करना होगा। 1965-1966। पाकिस्तान के किस शहर को गार्डन ऑफ द मुगल या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है? तो लाहौर को। पाकिस्तान का राजधानी हो गया इस्लामाबाद, लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए पाकिस्तान का कल्चरल ये क्या है, कैपिटल कहाँ है, राजधानी, तो ये हो जाएगा लाहौर। और लाहौर में ही जहांगीर का कब्र है। जहांगीर का कब्र है। राजस्थान के किस किले में जयमल और फत्ता सूरवीरों के सम्मान में छतरियाँ बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर के घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। जब अकबर 1568 में चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर आक्रमण करता है जीतने के लिए, तो जयमल और फत्ता दो सूरवीर थे जिन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा मेडिएवल हिस्ट्री ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट दिखला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।